फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, जाके बाइंड कर जाता है उसके बाहर की। अच्छा, सेल का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? सेल में क्या क्या होता है? एक एक करके बोलते जाए, सेल के अंदर क्या क्या होता है। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। न्यूक्लियस, डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और सारे भिन्न भिन्न करें, कोई एक ऊंची आवाज में बोल दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया मैंने। अब HIV वायरस जो बॉडी के अंदर आता है वो सबसे पहले CD4 की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है, ठीक है। वो जैसे ही अटैच करता है अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है CD4 सेल के अंदर। अब इन्होंने करना क्या है? अच्छा, एक और चीज, HIV जो है उसमें RNA है, ये RNA वायरस है, और हमारी बॉडी जो है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो DNA है। हमारा DNA होता है ना, DNA टेस्टिंग होती है, सबको पता होगा। तो अब RNA HIV जो वायरस है ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है तो CD4 से इसने अपने आप को अटैच किया और अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि RNA है वो इंजेक्ट कर देता है CD4 के अंदर। अब ये जेनेटिक मटेरियल एज अ इंचार्ज बन जाता है उस CD4 सेल का, और उसको यूज करता है अपनी मशीनरी बनाने के लिए। फैक्ट्री बन जाता है, एक एक CD4 सेल जो है वो HIV की फैक्ट्री बन जाता है। वो RNA जो है वो अंदर जाके न्यूक्लियस में एंटर होगा, ठीक है। न्यूक्लियस को जाके डिक्टेट करेगा कि अब अपने सेल्स नहीं, अब मेरा जेनेटिक मटेरियल बनाओ, मेरे RNA बनाओ, मेरे प्रोटीन्स बनाओ। छोटे छोटे जो हैं वो CD4 सेल्स के अंदर ही वायरस बनना शुरू हो जाते हैं। इमेच्योर होते हैं, उसके बाद वो मैच्योर होते हैं, और फिर बडिंग के थ्रू वो बाहर हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। एक एक CD4 से थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो है ना वो रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। तो वही CD4 सेल जिसने फोर्स बनानी थी या आर्मी बनानी थी बीमारियों से लड़ने की, वो एक सेल्फ बीमारी कॉज करने लग जाता है। तो बॉडी जो है वो खुद ही एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाती है। अब जब इतने ज्यादा अमाउंट में वायरस बॉडी में रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसने एड्स ही करवाना है। लेकिन क्या हर HIV इन्फेक्टेड पर्सन को एड्स होगा? क्या ये जरूरी है कि जिसको HIV आज लग गया है वो एड्स में ही कन्वर्ट होगा? इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बिल्कुल, माइक्रोब का बॉडी में एंटर होके फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रखा हुआ है इसको कि एक ऐसी बीमारी है ना जिससे बचा नहीं जा सकता। एड्स हो जाए उसके बाद तो कोई आउटकम क्या है? डेथ है। तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सिस्टम रखा है। बाकी जो वायरसेस है उनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 12 डेज, 15 डेज होता है या मंथ होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 10 years। अगर आज किसी को HIV इन्फेक्शन हुई है तो वो 8 से 10 साल तक प्रोटेक्टेड है एड्स से। हमारे पास 8 से 10 साल है कि हम उसको डिटेक्ट कर लें। जितनी जल्दी हम टेस्टिंग के थ्रू उस वायरस को बॉडी में डिटेक्ट कर लेंगे ना, उतनी जल्दी हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल जो मेडिसिन एड्स की एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन आई हुई है उनका मकसद ही ये है कि वो बॉडी के अंदर लेटेंट पीरियड जो है या उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसको प्रोलॉन्ग कर दें। जितना अरसा मेडिसिन लेते रहेंगे वो 8-10 साल का ड्यूरेशन 20 साल, 30 साल, इवन 40 साल तक पहुंच जाता है। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारता है वो शख्स जिसको HIV इन्फेक्शन हो। उसको सिर्फ ये करना होता है कि डेली मेडिसिन लेनी होती है। क्या करता है जब भी एक पेशेंट जो है वो एक पर्सन कोई भी एक्सपोज होगा, सबसे पहले एक्सपोजर एंट्री ऑफ वायरस इनटू द बॉडी, फिर वो CD4 सेल को अटैक करेगा और रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा डिफेंस सिस्टम में। मेन सिम्टम्स क्या होंगे? एक जो HIV पॉजिटिव पेशेंट या किसी को आज HIV इन्फेक्शन हुई है या एक्सपोजर हुआ है, सपोज किसी को प्रिक हो गया है, हमें नहीं पता कि उस पेशेंट का जिसका हमें प्रिक हुआ है वो HIV स्टेटस क्या है। हम लोग नॉर्मली इस चीज को बॉदर नहीं करते, स्टाफ तो बिल्कुल भी नहीं करती। प्रिक हो गया बस ठीक है, आराम से वॉश किया और छोड़ दिया। क्या पता आप इन्फेक्टेड हो गए हो। अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया है तो उसको सिम्टम्स क्या आएंगे? HIV इन्फेक्शन के, नॉट एड्स। उसके सिम्टम्स बिल्कुल वही होते हैं जो किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के होते हैं। फीवर, कफ, सोर थ्रोट या डायरिया थोड़े दिनों के लिए। अब इस तरह के सिम्टम्स तो हर एक, बॉडी एक्स, ये सबको आ रहे होते हैं। हर 2 महीने में किसी ना किसी को बुखार हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत फैली हुई है।
तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि आया ये HIV की इन्फेक्शन है या हमें कोरोना हुआ है या कोविड या रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुई है। तो बेसिकली जब भी एक्सपोजर होगा उससे 2 से 4 हफ्तों के बाद इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इसको बोलते हैं, जिसमें फीवर, लिम्फ नोड्स टेंडर होंगी, गिल्टियां होंगी गले में, थ्रोट इन्फ्लेमेशन, कफ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होंगे, स्पूटम आ सकता है, बलगम, इसके अलावा या स्किन इन्फेक्शन, कोई रैश किसी को हो जाएगा, हेडेक, टायर्डनेस, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, इस तरह की सारी चीजें होंगी। लेकिन पेशेंट इस चीज को निग्लेक्ट कर जाता है। हम कभी भी बुखार और उसमें जाके HIV का टेस्ट नहीं करवाते सिंपल बुखार में, इसलिए ये मिस हो जाती है ये इन्फेक्शन। इसलिए हर पेशेंट, हर बंदे को, सॉरी मैं पेशेंट बोल रही हूँ, मुंह पे चढ़ा हुआ होता है, हर इंसान को हर 6 महीने के अंदर अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कब हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या HIV से एक्सपोज हो गए हो। HIV खाली जरूरी नहीं है कि इसकी स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस B और C भी इक्वली डेंजरस है। इसको हम आगे जाके देखेंगे कि उनका क्या रोल है ये नीडल प्रिक में या सेक्सुअल ट्रांसमिशन में, और हम लोगों ने HIV को ही क्यों मिथ बनाया हुआ है और हम लोग B और C से उस तरह क्यों नहीं डरते। ओवरऑल स्क्रीनिंग, नॉट ओनली HIV, ओवरऑल होनी चाहिए। ऐसे प्रोलॉन्ग पीरियड ये वाले सिम्टम्स आएंगे, इसके बाद एक लंबा ड्यूरेशन होगा जिसमें HIV कुछ भी नहीं करेगा, छुप के बैठा रहेगा और मौके की तलाश में रहेगा कि कब मेरे 8 से 10 साल पूरे हों और मैं फुल ब्लोन डिजीज करवाऊं, एड्स करवा दूं। हमने क्या करना है, हमने इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम लोग जो HIV इन्फेक्टेड है उनको स्क्रीन करना है, पकड़ना है और उनकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है ताकि वो एड्स ना बने। और मेडिकेशन का क्या, एक तो उस पेशेंट को फायदा है ना कि हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, वो खुद सेफ हो रहा है एड्स से, एक सोसाइटी को भी फायदा है। ऐसा पेशेंट जिसको हमने मेडिसिन दे दी है उसमें क्या होगा, उसका जो वो ट्रांसमिशन का उसके अंदर पावर है ना, जिससे वो ट्रांसमिट कर सकता है वायरस को, ऑब्वियसली उसके ब्लड से दूसरे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसकी शादी होगी, उसके स्पाउस को हो सकता है। तो इस मेडिसिन का मकसद ये भी होता है कि उसके अंदर वायरस का लोड इस हद तक कम हो जाए कि एक लेवल ऐसा आता है वो ट्रांसमिट भी नहीं कर पाता। तो मेडिकेशन का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि वो अपनी उसकी प्रोटेक्शन है, हम सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब ही यही है कि हमने कंट्रोल कर लिया पूरी सोसाइटी में। नहीं, ये वाले सिम्टम इन्फेक्शन के टाइम के हैं, एक्सपोजर, हाँ नहीं रहेंगे। 1 to 2 वीक का सिर्फ आपको फीवर हुआ, रैश हुआ, बॉडी एक्स में आप क्या करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, पैनाडोल ली, सिंपल मेडिकेशन ली, एंटीबायोटिक ली और खत्म। क्योंकि हम लोग ऐसी चीजों को यही समझते हैं कि ये आम बुखार है। नहीं, बिफोर एड्स वो हम आगे चलते हैं। मेन सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन अभी मैंने बताया। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। 8 से 10 साल गुजर गए जी, जी एड्स में ये, अच्छा ठीक है, जी बोले किस तरह प्रिवेंट करें। ये आप HIV इन्फेक्शन की बात करें कि एड्स की बात करें। एड्स की, जब एक पेशेंट को एड्स हो जाता है ना, उसका मतलब ही यही है कि उसका एक सिस्टम नहीं खराब हुआ, उसकी बॉडी के हर सेल खराब हो रहे हैं। वन ऑफ द सिम्टम ये होता है कि उसकी अगर उसके प्लेटलेट्स डैमेज हो गए हैं, उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स डैमेज हुए हैं, तब ये होता है। लेकिन ये मोस्ट कॉमन सिम्टम नहीं है एड्स का। हमारे पास ऐसे एड्स के पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुए जिनका ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या उसको ब्लीडिंग होती रहे, ऐसा कोई भी नहीं हमारे पास रिपोर्ट हुआ। ये सिर्फ उस सूरत में उस सूरत में पॉसिबल है जब उसके प्लेटलेट्स अफेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, अब एक पेशेंट के 8 से 10 साल गुजर के उसको कोई मेडिकेशन नहीं मिली, कहीं से उसको जो है इलाज का मतलब मौका नहीं मिला, या उसको पता ही नहीं है कि उसको HIV इन्फेक्शन है, ऐसा पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। जिस तरह आप लोग अब जाओगे यहाँ से डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स में, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो कहे कि बाजी मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं, मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा, ठीक है, इस तरह का। या फिर कोई आएगा 2-3 महीने से जो है ना मोशन लगे हुए हैं, सारी दवाइयां इस्तेमाल कर ली हैं, ठीक ही नहीं हो रही, खांसी है, खांसी खत्म ही नहीं हो रही, या वजन कम होता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आमतौर पे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ना, उसकी HIV की तो स्क्रीनिंग मुझे नहीं लगता कि कहीं होती है।
कभी डॉक्टर्स ने भी किसी को ऐसे ही रैंडमली पेशेंट को नहीं कहा कि जाएं HIV की स्क्रीनिंग करवा के आए, इग्नोर करते हैं इस चीज को। बुखार में या खांसी में हमेशा TB की तरफ जाता है, TB का टेस्ट करा लें, TB का करा लें, TB का टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतनी वीक होती है, इम्यूनो डेफिशिएंट होती है कि उसको जो अगर TB का उसको लगा भी था ना तो उसने बीमारी करनी है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही आएगा, फिर से HIV जो है वो रह जाती है एक्सपोज होने से। तो ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कॉन्टिन्यूसली लंबे अरसे से फीवर चल रहा होगा, खांसी रहती है या बुखार रहता है, उसके अलावा वजन कम होता जा रहा है, डायरिया है, बॉडी पे छाले बनते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं, ठीक नहीं होते, बॉडी के ऊपर दाने बनते हैं, रैशेस बनते हैं, ठीक ही नहीं होते, बहुत इलाज करा लिया सही नहीं हो रहा। तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जब एड्स हो जाए। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उन इन्फेक्शंस को कहते हैं जो ऐसे HIV वाले पेशेंट्स के ऊपर और बीमारियां जो हमला करना शुरू कर देती हैं, उनको एक मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये वाली बॉडी वीक है, इसमें हम कर सकते हैं बीमारी, तो वो सारे इन्फेक्शन इसमें होने लग जाते हैं। जैसे कि है न्यूमोसिस्टिस नमूनिया हो जाएगा, इसकी वजह से ही बुखार होता है। इसके अलावा किचेक्सिया एंड वेट लॉस। किचेक्सिया और वेट लॉस का मतलब यही है कि बॉडी में वीकनेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाल गिरना और थिन एंड लीन होना शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं होता वजन क्यों कम होता जा रहा है। ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, ईसोफेगस के अंदर फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस जो है फंगल इन्फेक्शन होती है, मुंह में छाले बन जाते हैं, बार बार बनते हैं लेकिन वो हील नहीं होते। रिकरेंट RTIs, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होगी, बार बार हो रही है, बार बार खांसी का दौरा पड़ जाता है, ठीक ही नहीं होता, बहुत इलाज करवा लिया। इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होगी? TB, फंगल इन्फेक्शन, कोई और वायरस जैसे रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस हो गया, कोविड हो गया, कॉन्गो हो गया। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें एस्केरियासिस है। इसके अलावा E. coli है जिसमें एक पेशेंट को डायरिया होता है, कॉन्टिन्यूस डायरिया होता है। इसके अलावा जो कैंसर एसोसिएटेड है पेशेंट्स के साथ, वो कापोसी सार्कोमा, बर्किट और सर्वाइकल कैंसर है। ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, ये भी इसको यहीं पे स्किप करते हैं। कौन सी पॉपुलेशन एट रिस्क है? क्या लगता है कि कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनको एड्स होगा? नहीं, हॉस्पिटल में हम लोग भी काम करते हैं, ठीक है, हम एट रिस्क हैं लेकिन मोस्टली नहीं है। हाई रिस्क पॉपुलेशन में हम नहीं आते। हमारा एक्सपोजर जो हमारे 3 चीजें हैं, सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसमिशन और वर्टिकल ट्रांसमिशन, उसमें आते हैं हम, लेकिन 3rd to 4th कैटेगरी में जाके आते हैं। ऐसे लोग जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे लोग जो कि कॉन्टिन्यूसली एट रिस्क होते हैं वो हैं IDUs, इंजेक्शन ड्रग यूजर्स जो हैं। यहाँ पे जगह जगह देखें सब एक दूसरे के सिरिंजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, कहीं पे भी देखें 3-3, 4-4 इकट्ठे बैठे होते हैं और एक दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेफिनेटली किसी एक को भी हुआ तो उसकी सिरिंजेस जिसने इस्तेमाल किया उसको होगा। ट्रांसजेंडर्स, उनका प्रोफेशन ऐसा है। इसके अलावा MSMs हैं, MSWs हैं, FSWs हैं। अच्छा, एक नई चीज जो वो पता चली थी स्टडीज के थ्रू, वो ट्रकर्स हैं, ट्रकर या ड्राइवर्स जो लंबी लंबी उसमें डिलीवरीज नहीं प्रोवाइड करते, जो आटा वगैरह है उसके लिए लंबे रूट्स पे लेके जा रहे होते हैं, उनके अंदर भी बड़ी, जब हमने कंसेशन किया तो उसके अंदर पता चला कि इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में पता चल रहा होता है। जेल इनमेट्स, जेल में भी जितने भी ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, उन लोगों के अंदर कोई मोरल या एथिकल जो है वो नहीं होती, उनके अंदर कोई भी एथिक्स, तो उस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है। HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग हम लोग किस तरह से अपने सेंटर पे टेस्टिंग करते हैं और क्या क्राइटेरिया, मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोगों का मकसद यही है कि हम HIV की ट्रांसमिशन को जिस हद तक रोक सकते हैं रोकें। पहले हमारा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ 16 to 20 डिस्ट्रिक्ट्स में था, अब हमने इसको फर्दर फैलाया है, जिसकी वजह से अब 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे सेंटर्स जो हैं वो बन चुके हैं। पहले यहाँ बखर और बखर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेशेंट्स थे वो मियांवाली में या मुल्तान में रेफर हो जाते थे। उससे क्या होता था, पेशेंट्स इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हर महीने ट्रेवल करके जाएं और अपनी दवाई लेके आएं, निगलेक्ट कर देते हैं। चाहे उन्हें मुफ्त में दवाई मिल रही हो ना, उनका मेन मकसद ये होता है कि हम वहां कैसे जाएं, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास बाजी किराया नहीं है। इवन यहाँ पे हम लोग अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपना ट्रांसफर फॉर्म बनवा के ले आएं ताकि आपको यहाँ से मेडिसिन मिले, वो उसमें भी महीनों लगा देते हैं कि बाजी हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि आम इंसान को या ऐसे लोगों को ना दूर ना जाना पड़े, उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां पे मौजूद ही फैसिलिटीज मिले, उनके टेस्ट हो, उनको फ्री मेडिकेशन मिले,
हर महीने वो आके हमसे ले सकते हैं, उनकी कंप्लायंस चेक करते हैं, उनकी हेल्थ की प्रोग्रेस हम देखते हैं कि वेट आया, कम तो नहीं हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ज्यादा होना चाहिए। हमारी मेडिकेशन ऐसी है जिसमें हर महीने एवरेज 2 kg पर मंथ जो है वो पेशेंट्स का वेट गेन हो रहा है, और ये इसका मतलब यही है कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही होती है। 2 काम करती है मेडिसिन, CD4 काउंट को बढ़ाती है और वायरल लोड को कम कर देती है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि मेडिसिन और क्या क्या करती है। अच्छा, स्टिग्मा को खत्म करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के अवेयरनेस सेशन रखें ताकि लोगों को पता चले। आप लोगों को बुलाने का यहाँ पे मकसद ये है कि आप लोगों को पहले पता चले कि HIV क्या है, कैसे फैलता है, एड्स क्या है, कैसे बचा जा सकता है, ताकि आप जहां जाएं इस स्टिग्मा को खत्म करें। आप जाएं, अपनी फैमिलीज को एजुकेट करें। जिस जगह पे जाके काम करें, आपके सामने पेशेंट आया है, आपको शक है कि इसको HIV है, उसको काउंसिल करें कि एक बीमारी है वो ऐसे फैलती है। उसके साथ आए हुए उसके स्पाउस या उसकी फैमिली को बताएं कि कैसे नहीं फैलती, ताकि वो डर ना जाए, उसको कमरे में ना बंद कर दें कि हमने तो इसके साथ अब बैठना नहीं है, इसके साथ खाना नहीं खाना, इसके कपड़े नहीं इस्तेमाल करने, धोने नहीं है। तो इस सब के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया ताकि आप लोगों की अवेयरनेस हो और आप आगे जाके इस अवेयरनेस को फैलाएं। अच्छा, किसी भी सिस्टम में आप लोग जिस तरह से आपके सामने कभी ऐसा होगा कि डॉक्टर जो है वो आपको एक पेशेंट रेफर करेगा कि इसकी एग्जामिनेशन करें या फिर इसके वाइटल्स लेके बताएं, ऐसे होता है ना। एग्जामिनेशन के या वाइटल्स के या किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के कुछ एथिक्स होते हैं जिनको हम ये 5 C's कहते हैं। पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस दें कि आपकी और मेरी जो बात हो रही है या जो मैं आपका मुआयना कर रही हूँ वो मैं बाहर जाके सबको नहीं बताती फिरूंगी, ये सिर्फ आपके और हमारे दरमियान रहेगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, यही बात के सीगाए राज में रखी जाएगी आपकी जो भी बात है। ये ऐसी बीमारी है, इसके लिए अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, एक्सपोजर का हमें पूछना जरूरी होता है कि उसको कैसे एक्सपोज हुआ। अब एक IDU है, उससे हम पूछें, या एक MSW है या एक ट्रांसजेंडर है, हम उससे पूछेंगे कि भाई इतने लोगों के दरमियान हम उसको कहेंगे अच्छा आपका कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं है, वो बताएगा? वो कभी भी नहीं बताएगा। वो क्यों अपनी किसी गलत चीज को एक्सपोज करेगा सबके सामने? इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस B जो है वो भी ब्लड बॉर्न भी है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है। किसी को यरकान के सिम्टम है तो आप उससे भी अगर ये बात पूछोगे वो कभी भी नहीं बताएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशन में। इसी तरह LHVs हैं, उन्होंने एग्जामिन करना होता है पेशेंट्स को, उनकी CTGs भी लेनी होती होंगी, तो ऐसे तो नहीं आप कर सकते। ऑब्वियसली उनको एक सेपरेट उसमें लेके जाओगे, कंसेंट लोगे उससे, उसके बाद एक्सपोज करोगे, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी उनको दोगे, फिर उनकी काउंसलिंग भी करनी होती है। बहुत सारे, मैं आपको काउंसिल कर रही हूँ, इसी तरह आप अपने पेशेंट को काउंसिल करोगे। और इसके बाद करेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स, हम लोग सिर्फ एक टेस्ट रिजल्ट, हमारे पास 3 किट मेथड होता है। एक किट के ऊपर अगर हमारा पॉजिटिव आए तो हम उस पर लेबल नहीं कर देंगे, इतनी बड़ी बीमारी है, लोग तो वैसे ही डर जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आपको HIV हो गया। हम लोग 2 से 3 दफा उसको रीटेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लेबल करते हैं कि हाँ जी ये पेशेंट HIV पॉजिटिव है, अब इसको मेडिसिन स्टार्ट कराने की जरूरत है। फिर उनके टेस्ट लेके हम लोग लाहौर भिजवाते हैं, जिसमें उनका CD4 काउंट, कि इस टाइम पे उनके अंदर CD4 सेल्स कितने मौजूद हैं और वायरल लोड कितना है, वो करके रख लेते हैं। उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट करवाते हैं और हर 6 महीने के बाद चेक करते हैं कि CD4 बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, और वायरल लोड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और ये सब कुछ हम लोग किस लिए कर रहे हैं? प्रिवेंशन के लिए, HIV के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए और केयर प्रोवाइड करने के लिए सारी कम्युनिटी को, नॉट ओनली द HIV पॉजिटिव पीपल। एंटर होता है वायरस बॉडी में, फिर वो क्या करता है, अपने RNA को DNA में डाल के कहता है मेरी फैक्ट्री बना लो या मेरे सेल्स बनाओ। उसके बाद वो सेल्स बनते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो रिलीज होते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं। जो एंटी रेट्रोवायरल है वो हर स्टेप को रोकते हैं। एक अगर स्टेप से बच भी गया तो अगले स्टेप में वो मेडिसिन मौजूद होगी उसके उस स्टेप को रोकने के लिए। तो बेसिकली जो सारा का सारा उसका लाइफ साइकिल है, जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं, जिससे ट्रांसमिशन भी, पहले उनकी प्रोडक्शन रुकती है, फिर ट्रांसमिशन रुकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो तो ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमने मेडिसिन स्टार्ट कराई, न्यू कॉपीज बनना बंद हो गई, तब फिर ट्रांसमिशन भी बंद हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जिन्होंने 1 से 2 साल मेडिकेशन ली, उसके बाद उनकी शादी हुई और माशाल्लाह से उनके बच्चे भी हैं, वाइफ भी नेगेटिव है, बच्चे भी नेगेटिव है। ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि मेडिसिन के साथ कंप्लाइंस लाजमी लेनी है। हम लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हमारे पास 2-2, 3-3 कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, उनके एड्रेस होते हैं, हम पीछे पड़े रहते हैं जब तक पेशेंट आके मेडिसिन ले नहीं लेता। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हमने फैलाने से प्रिवेंशन करनी है, यानी हमने इसको रोकना है।
अपनी कम्युनिटी में, नंबर 1 हमेशा उसके लिए काउंसलिंग होती है, लोगों को तैयार करना। आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर एक पेशेंट आ रहा है तो हम उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं हम उनकी काउंसलिंग करके उनके भी टेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, बहुत सारे नहीं नहीं बाजी हमें तो मसला नहीं है, हम क्यों कराएं। फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि बहुत जरूरी है। अगर HIV को हम लोग स्किप कर दें ना, बहुत सारे लोग HIV का नाम सुन के बहुत डर जाते हैं, फिर हम हेपेटाइटिस B और C का नाम लगाते हैं। हम तो यहाँ पे मुफ्त टेस्ट करते हैं, ईयर कान के भी टेस्ट होते हैं, फिर वो बड़े भागे भागे आते हैं कि हाँ जी हमने भी मुफ्त टेस्ट कराने हैं। तो बेसिकली काउंसलिंग है। आप लोगों को भी ये सारी बातें जब तक समझ नहीं आएंगी आप आगे जाके काउंसिल नहीं कर सकोगे। अच्छा, एक पेशेंट है जो सपोज आप आज से जब भी यहाँ से पास आउट होते हो, किसी क्लिनिक पे किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपको शक हुआ है कि ये पेशेंट आया हमारे पास, हो सकता है इसे HIV हो, ठीक है। अब आपने इसको रेफर करना है हमारे पास या किसी भी सेंटर में जो वहाँ पे एड्स का सेंटर है। आप क्या करोगे, जरूरी है कि आप उसका एक CBC, LFT, RFT और TB के टेस्ट करा के साथ उसको रेफर कर दो हमारे पास। हमारे पास जब आएगा हम उसके तीनों टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस B, C, HIV के, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, फिर जब वो लेबल होगा उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट कराने का मतलब ये है, एक तो बेसलाइन पता चल जाए कि उनकी बॉडी में क्या क्या है इस टाइम, CBC यानी HP कितनी है, प्लेटलेट्स कितने हैं, लिवर, रेनल फंक्शन हर चीज ठीक है कि नहीं। प्लस इसका ये भी है कि कुछ मेडिसिन है जो अफेक्ट करती हैं, तकरीबन सारी ही मेडिसिन जो एंटी रेट्रोवायरल है उनका लिवर पे अफेक्ट होता है, तो हमने डोज एडजस्ट करनी होती है। तो हम इसलिए ये वाले सारे टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता हो कि बॉडी की कंडीशन क्या है, आया उसको एंटी रेट्रोवायरल स्टार्ट करवानी भी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको पहले उसकी बाकी बीमारियों को ट्रीट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करवाते हैं एंटी रेट्रोवायरल। एड्स टुडे इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इतना तो आप लोगों को अब इस टाइम समझ आ गया होगा कि HIV इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हर मरीज जिसको HIV हुआ है उसका आउटकम क्या हो, बस जी कुछ सालों में एड्स होना और फिर डेथ। तकलीफ दे मौत कहते हैं इसको लोग, ये बड़ी तकलीफ दे मौत होती है। हमने क्या करना है, हमने बचाना है, ठीक है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ क्रॉनिक इलनेस और अ क्रॉनिक डिजीज। हम इसको बचा सकते हैं, इसको इलाज कर सकते हैं इसका, लेकिन हम लोग अगर उसको एड्स हो गया, हमने उसको पहले नहीं पकड़ा, फिर मुश्किल हो जाता है। उसका टाइम पीरियड हम बढ़ा तो सकते हैं उसकी डेथ तक का, लेकिन वो बड़ा पेनफुल होता है जब ऑलरेडी आपकी बॉडी अफेक्टेड हो चुकी हो। तो हमने क्या करना है, वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उस दौरान मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की स्क्रीनिंग करनी है ताकि हम पकड़ सके उस लेटेंट इन्फेक्शन को और प्रोटेक्ट कर सके पॉपुलेशन को एड्स से। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मेरे आपके हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग नर्सेज, LHVs, सबसे ज्यादा आप लोगों का एक्सपोजर होगा पेशेंट्स के साथ, IV लाइन लगाते हुए, या किसी को आपको नहीं पता कि पेशेंट को HIV है, कुछ को पता होता है। ऑब्वियसली आपके पास पेशेंट्स आएंगे, वैसा तो नहीं होगा कि आपके पास HIV का पेशेंट आया या एड्स का आया, आपको मैंने तो इसको देखना ही नहीं है, करना पड़ेगा। आप लोग ओथ लेते हो, हम ओथ लेते हैं कि जो मर्जी हो जाए हम अपने आप को साइड पे रख के हम पेशेंट्स की केयर के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक HIV पॉजिटिव पेशेंट है या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C पॉजिटिव पेशेंट है और आपने उसको IV लाइन लगानी, फिर आपको प्रिक हो गया, अब आप क्या करोगे? अब तो आपको HIV इन्फेक्शन लग गई ना, अब क्या उससे बचने का तरीका है? प्रोफाइलेक्सिस, शुरू में मैंने आपको बताया था, प्रिवेंशन। तो हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन भी मौजूद है। अब उसके लिए जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ जी हमें जब प्रिक हो तो हमने कहाँ जाना है और क्या लेना है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लोग एक्सपोजर के बाद भी प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं सर्जरी के दौरान, उनको HIV पॉजिटिव पेशेंट जो है उसकी सर्जरी के दौरान एक्सपोज हो जाते हैं वो, तो विद इन 72 आवर्स अगर आपको पता है ना कि ये पेशेंट है, इसका मुझे एक्सपोजर हो गया, तो विद इन 72 आवर्स अगर आप मेडिसिन स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपके अंदर HIV इन्फेक्शन होती ही नहीं है, चाहे आपको पता हो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट था। तो इसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। एक्सपोजर हो चुका है, अब हमने कैसे बचना है? हेल्थ केयर सेटिंग में हम लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा एट रिस्क होते हैं। अच्छा, किस तरह से एक्सपोज हो सकते हैं? स्प्लैशेस विद बॉडी फ्लूइड ड्यूरिंग सर्जरी या ऑपरेशन जो है वो हम गट खोलते हैं तो उसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, इसी तरह प्लूरल फ्लूइड होता है, पस ड्रेन करनी हो वो फ्लूइड है, ब्लड है, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स के अगर स्प्लैश पड़ जाए ये एक हो सकता है। फ्लूइड स्प्लैशेस टू इंटैक्ट स्किन, ठीक है, और परक्यूटेनियस नीडल स्टिक इंजरी, इनसे क्या रिस्क है? अगर सिर्फ बॉडी फ्लूइड के आपकी इंटैक्ट, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, हमारे हाथों पे तो कुछ नहीं है ना, अगर हमें सिर्फ बॉडी फ्लूइड हम पे गिरा है ऐसे पेशेंट का, तो नियर जीरो रिस्क है।
कि आपको HIV इन्फेक्शन लगेगी, ठीक है। इवन इफ ब्लड भी है उसके अंदर, तब भी आपके ऊपर अगर पस या उसका ब्लड या उसका स्पूटम गिरा है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है फ्लूइड स्प्लैशेस टू इंटैक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हल्के से कट लगे होते हैं, अक्सर हमें नहीं पता चलता, कोई ना कोई स्क्रैच या कुछ इस तरह से हो, उसके ऊपर भी अगर आपको कोई इन्फेक्टेड लगा है फ्लूइड, तब भी एक्सट्रीमली लो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं HIV के, इवन इफ ब्लड इज इन्वॉल्व। और अगर परक्यूटेनियस है, यानी डायरेक्टली आपको नीडल प्रिक हो गई है, आपकी सर्कुलेशन में वो चुभ गया उसका जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी नीडल, तब चांसेस होते हैं। किस तरह से? ये कुछ आगा खान यूनिवर्सिटी और स्टडीज हैं, उनका शो करवाया कि नियरली मतलब 417 हेल्थ केयर में से 417 में से नियरली 325 जो है ना, वो इस तरह के थे जिनको हर रोजाना 3 से 4 दफा प्रिक हो जाता है। मैंने जब हाउस जॉब की थी, हमें खुद बहुत दफा प्रिक हुए थे, इवन HCV HBV पॉजिटिव पेशेंट्स के भी प्रिक हो जाते थे। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, इससे बचना चाहिए। इससे हम कैसे बच सकते हैं? एक तो पहले हम बचेंगे, ऑब्वियसली हम में से कौन चाहेगा कि हम इन्फेक्टेड पेशेंट का जो है ना प्रिक करवा के बैठ जाएं? कोई भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंशन है, पहले तो आप प्रिक होने से ही बचाएं। उसके बाद अगर हो गया है तो फिर HIV या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C की ट्रांसमिशन को रोकें, ठीक है। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है या लगा है आपको, तो उसको नीडल स्टिक इंजरी कहते हैं। कौन कौन सी इन्फेक्शन हैं जो इससे ट्रांसमिट होंगी? हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड HIV। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि इन तीनों में से किसका रिस्क सबसे ज्यादा है ट्रांसमिट होने का नीडल स्टिक इंजरी से। हम लोगों का आम तो यही सोच है ना कि हेपेटाइटिस HIV जो है वही है सिर्फ कि जो बस लग गई तो उसके बाद कोई इलाज नहीं है इसका, बट हेपेटाइटिस B और C भी इक्वली डेंजरस है। ये थोड़ा सा हेपेटाइटिस B के बारे में बताऊंगी आपको कि ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये लिवर के अंदर एंड स्टेज लिवर डिजीज इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा, अगर आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तो इसका एंड रिजल्ट भी यही है कि लिवर डैमेज होगा, इवन लिवर कैंसर में आप कन्वर्ट हो सकती है ये इन्फेक्शन, और एंड रिजल्ट क्या होता है? डेथ, ठीक है। और ये भी बहुत पेनफुल होती है, जस्ट लाइक एड्स। इससे प्रिवेंशन का क्या है? आप लोगों को पता होगा, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन होती है। आप लोगों ने करवाई भी है? मोस्टली का नो ही निकला है। DHQ बखर में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, वहां पे हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन होती है। आप लोग जाएं वहां पे और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। इससे ये होगा कि अगर आप लोगों को प्रिक हो भी जाता है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी मौजूद है उसके खिलाफ, ठीक है। ये लाजमी है, मेरे कहने पे नहीं करना, आप लोगों ने अपनी हेल्थ को के लिए खुद केयर करनी है, ठीक है। तो पूरा आपको कोर्सेज होंगे आपकी 3 डोजेस के, आपने वैसे ही जाके उसको फॉलो करना है और अपनी डोजेस लगवानी है। ये कैसे स्प्रेड करता है हेपेटाइटिस B? सेम, मदर टू चाइल्ड, इन्फेक्टेड ब्लड से एक्सपोज होके, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन। क्या यही सारी चीजें नहीं थी एड्स की, HIV की? सेम रिस्क ऑफ HIV, सेम रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस B एंड सेम रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस C होता है इन्हीं 3 सोर्सेस से, लेकिन स्टिग्मा सिर्फ HIV को बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक HIV का हमने प्रॉपर देख लिया था कि उसके अंदर जब आती है बॉडी में तो कैसे कैसे डिजीज होती है, कैसे कैसे एड्स होता है। हेपेटाइटिस B क्या करता है बॉडी के अंदर आके? जब भी कोई इन्फेक्टेड होगा तो 90% ऑफ द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन जो है वो क्रॉनिक डिजीज में, अगर कोई बच्चा है वो इन्फेक्टेड हो गया तो 90% जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्रॉनिक डिजीज में बदल जाते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक का टर्म का डिफरेंस है आप लोगों को कि क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन से। एक्यूट फौरी तौर पे आपको इन्फेक्शन हुई है और फौरन ही सिम्टम्स आ गए, वो एक्यूट डिजीज होती है। और जो क्रॉनिक है वो जो छुपी हुई है और बाद में लंबे अरसे तक चलती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता हेपेटाइटिस B जो है वो, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, वो बॉडी के अंदर आ गया है तो वो स्लोली जो है वो आपके लिवर को डैमेज करना शुरू कर देगा। और एक दफा आपका लिवर डैमेज हो गया है तो आपके पास ओनली 5 to 6 years होते हैं सर्वाइवल के। 8 से कम नहीं है ये। हम लोग तो ये बोल रहे हैं ना, HIV इन्फेक्शन अगर हुई है तो उससे हमने क्या बोला, 8 से 10 साल तक तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन आपने नहीं कराई, उसका इलाज नहीं कराया और आपका लिवर डैमेज हो गया तो बस आपके पास 5 से 6 साल है। उसके बाद हेपेटाइटिस B की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, डीकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज होती है, या CLD के नाम से एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन एंड रिजल्ट बड़ा पेनफुल सा प्रोसीजर होता है, पेट में पानी भर जाता है, बॉडी सूज जाती है,
और इन द एंड डेथ। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर एक पेशेंट अगर आज रिपोर्ट हुआ है ना इस बीमारी से, 3-4 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। हमने अपनी आंखों से ऐसे पेशेंट देखे हैं। इसका मतलब हमें HBV और HCV से भी उतना ही डरना चाहिए जितना हम HIV से डरते हैं, लेकिन हमने इनको तो बिल्कुल ही हल्का लिया हुआ है। सेम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सेम सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी, जब हेपेटाइटिस बी की एक्यूट इन्फेक्शन है तब आपने उसका ट्रीटमेंट करवाना है। वैक्सीनेशन क्या होती है? प्रिवेंशन होती है। उसका मतलब ये कि बीमारी से पहले पहले, ठीक है, उनकी वैक्सीनेशन होगी, उनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ लें। जी, लाइफ लॉन्ग, आप लाइफ लॉन्ग सेफ होते हो। आप उसकी बूस्टर डोजेज एक लगती है, दूसरी फिर थर्ड होता है, उसके बाद आप 1 ईयर, 5 ईयर, फिर 7 और 10 ईयर्स के बाद आपकी बूस्टर डोजेज लगती हैं। आप लाइफ लॉन्ग उसकी आपकी प्रिवेंशन होती है, ठीक है। वैक्सीनेशन का मकसद ही यही होता है। हेपेटाइटिस सी, ये भी सेम उसी तरह से ट्रांसमिट होती है। अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं, मोस्टली जो है हम लोग ब्लड कोई भी डोनेट करने आता है उसके टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट ऐसी आई है जिसको ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू HIV इन्फेक्शन हुई है। उसका हस्बैंड नेगेटिव है, उसकी बच्ची नेगेटिव है, बट वो खुद पॉजिटिव है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उसका ब्लड काफी लॉस हुआ था, उसको ब्लड लगा, अनस्क्रीन लगा, HIV पॉजिटिव हो गई। अब इसमें उसका क्या कसूर है? दुनिया तो उसको स्टिग्मेटाइज करेगी ना, मिथ है, पता नहीं कि क्या कहाँ से इसको लग गई बीमारी। लेकिन असल हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि हम लोगों ने ब्लड प्रोडक्ट को स्क्रीन ही नहीं किया। हर पेशेंट जिसको भी ब्लड लगना होता है, डोनर को रेसिपिएंट को दोनों के टेस्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद ब्लड के भी जब कलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसके भी होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से एक्सपोज हो गया वो ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू। इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ द नीडल्स, हम जो अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके फेंक देते हो, स्टेरिलाइज होते हैं, ऑटोक्लेव होते हैं, उसके बाद दोबारा यूज होते हैं। तो अगर जिस तरह सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें अगर HIV या हेपेटाइटिस सी का कोई पेशेंट का ऑपरेट हुआ है तो उसको फिर बंद कर दिया जाता है उस ओटी को, उसके बाद उसको फ्यूमिगेट करते हैं, प्रॉपर उसकी स्टेरिलाइजेशन होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की भी और पूरे ओटी की, हर इंस्ट्रूमेंट दीवारों तक की, फर्श तक की होती है। उसके बाद उसको फिर बंद कर देते हैं फॉर 1 डे, फिर नेक्स्ट डे उसमें पेशेंट अगला शिफ्ट होगा, उसके टेस्ट, उसका सर्जिकल प्रोसीजर होगा। तो अगर कोई इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उस ओटी में जो भी नेक्स्ट पेशेंट आया तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, सी या HIV से, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का कोर्स क्या होता है डिजीज का? एक नॉर्मल लिवर है, उसको हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन हुई है। अच्छा, इसके आउटकम से कैसे बचा जाए? हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है, इसकी प्रिवेंशन आपने खुद से करनी है। प्लस अगर हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन हो गई है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर लेनी है। 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो इस वर्स आउटकम से। ये थोड़ा लंबा होता है लेकिन ये भी वैसे ही पेनफुल होता है जैसे हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है। क्रॉनिक, पहले वो इन्फेक्शन एक्यूट थी, वो फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद आफ्टर 20 to 25 ईयर्स सिरोसिस आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसे लगता है जैसे लिवर की जो पहले स्मूथ होता था, आपने यहाँ एनाटॉमी लैब में देखा होगा लिवर का टेक्सचर कैसा होता है, ऐसे लगेगा जैसे उसमें मल्टीपल दाने दाने से बने हुए हैं। वो फ्लेक्सिबल जो था वो बाद में जाके वो बिल्कुल ही सिरोज या फाइब्रोज हो जाता है, सख्त हो जाता है, लिवर अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाता। उसके बाद क्या होगा? 20 to 30 ईयर्स के बाद एंड स्टेज लिवर डिजीज, लिवर कोई काम नहीं कर सकता। सेम जो हेपेटाइटिस बी में हुआ था वैसे ही हेपेटाइटिस सी में, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और फिर डेथ। अब अगर एक्सपोज हो गए आप लोग, क्या करना है? सबसे पहले तो वो जो हमारे इमरान खान की है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग अच्छा पता है क्या होता है, जल्दी जल्दी जाके ना सिपरेट ऊपर रख देते हैं, ऐसा रगड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है ना। ये नहीं करना, वॉश करना होता है सिंपल वाटर से, टैप वाटर और सोप के साथ, कोई एंटीसेप्टिक, कोई अल्कोहल नहीं लेना, और सबसे ज्यादा उसको रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जब उसे रगड़ोगे आप उसको मौका दे रहे हो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाए। ऐसे ही है ना, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं हाथ के अंदर, तो वो बर्स्ट होती है, उसके अंदर रगड़ने से उसके अंदर चला जाता है। आप खुद से मौका दे रहे हो उस इन्फेक्शन को कि जाए हमारी ब्लड सर्कुलेशन में और फैल जाए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने वॉश करना है उसे अच्छे तरीके से, सोप से और वाटर से। स्क्रब नहीं करना, स्क्वीज नहीं करना, कोई एंटीसेप्टिक नहीं यूज करनी,
कोई अल्कोहल स्वाब नहीं यूज करनी, और कुछ होते हैं कि वो प्रिक करके उसको फौरन से मुंह में डाल लेते हैं और इस तरह करके, पता नहीं रिफ्लेक्स है, हम लोग तो नहीं मोस्टली ये मुंह में डालने वाला काम करते, ये तो इंडिया में ज्यादातर होता है कि जैसे ही ब्लड लगा उसको मुंह में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नहीं करना, आप खुद मौका दे रहे हो उस इन्फेक्शन को फैलने का। यही मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऐसे स्क्वीज किया, आपको क्या पता वो कहाँ तक उसकी इन्फेक्शन चली गई है। आपको पता है कि जहां वो खड़ा है वहीं का वहीं वायरस खड़ा है, आप उसको स्क्वीज करोगे ऐसे ऐसे, आप मौका दे रहे हो अपनी कैपिलरीज को कि वो उसके अंदर जाए, ऐसे समझो आप हिला रहे हो ना, उसे घोल रहे हो उसके अंदर। ठीक है, बेसिकली जब आप स्क्वीज कर रहे होते हो ना, उसको मौका दे रहे होते हो कि वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और इजीली जाए। ठीक है, एक साइड पे जब प्रिक हुआ है, आपको लगता है कि ब्लड वो वहां वाला वहीं खड़ा रहता है, तो सर्कुलेशन में नहीं जाता। उसको वॉश करना है, वॉश करना है। ठीक है, वॉश करना है उससे, उसको रब नहीं करना। स्किन के ऊपर है ना, स्किन के ऊपर आप उसको वॉश कर लें, जरूरी तो नहीं है कि आप, अगर आपको नीडल अंदर लगी है ना, तब भी आपने वॉश ही करना है। ठीक है, आपने स्क्वीज बिल्कुल भी नहीं करना। ये नहीं पता कि उस पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है, हो सकता है उसके एक ड्रॉप में 1000 ऑफ कॉपीज हो और वो एक ड्रॉप अंदर जाते ही फैल गया हो, आप उसे स्क्वीज करोगे तो फिर वो आप मौका दे रहे हो कि वो और ज्यादा फैले। ठीक है, क्योंकि हमें स्टेटस नहीं पता ना पेशेंट का, या तो आपको उसकी वायरल लोड और हर चीज पहले से पता है, पहले से उसका स्क्रीनिंग हुई हुई है, अक्सर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग ही नहीं हुई हुई होती। ठीक है, अच्छा, एक्सपोजर रिपोर्ट करना है आपने फौरी तौर पे जैसे ही हुआ है। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल डीएच की बखर है, कोई भी स्टाफ किसी भी टाइम दिन में रात में एक्सपोज होती है तो उसे फौरी तौर पे मेडिसिन मिल जाए। ठीक है, और आपने फिर उसके बाद जो भी कंसल्ट फिजिशियन वगैरह है, जैसे मैं हूँ हॉस्पिटल में, तो आपने फौरन से उससे कंसल्ट करना है। ठीक है अच्छा, HIV का जो पेप बोलते हैं इसको, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ये डिपेंड करता है कि HIV का स्टेटस कैसा है उस पेशेंट का जिसके आपको प्रिक हुई है, या उसके अंदर डिजीज कितनी है और उसकी सोर्स कंफर्म है कि नहीं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोफाइलेक्सिस जरूरी है या नहीं है। अब एक पेशेंट नेगेटिव है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रिक हुआ और आप जाके उसके लिए फिर भी HIV की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आया जिसका खून आपको लगा है या जिसकी प्रिक हुई है उसका स्टेटस आपको पता हो। ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक आप एक्सपोज रहे हो और सोर्स क्या है। ठीक है, अब सिर्फ HIV नहीं, हेपेटाइटिस के लिए भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस चाहिए होता है, तो उसका भी डिपेंड करता है कि आया आपने पहले से वैक्सीनेशन करवाई हुई है या आप बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड हो, जैसे मोस्टली यहाँ पे बैठे हैं, तो उनको अगर लगता है तो उनको फौरी तौर पे जाके वैक्सीनेशन की, इम्यूनोग्लोबुलिन, 2 तरह की वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, तो इसमें दोनों एट ए टाइम देने होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सपोजर अब हमने देखना है कि एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर क्या मतलब है इसका। माइल्ड एक्सपोजर है, आपकी स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है, उस पर कोई स्क्रैच कुछ भी नहीं है और हल्का सा सिर्फ ब्लड का ड्रॉप गिरा है, ये माइल्ड एक्सपोजर है। इससे मैंने आपको बताया था नियर 0 चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन थे। मॉडरेट क्या है, एक्सपोजर टू म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई आपको कट ऑलरेडी लगा हुआ था अंदर से स्किन, और लार्ज ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि आपको नहीं पता चला आप असिस्ट करवा रहे हो और आपका ग्लव फटा हुआ है, और एक पेशेंट जिसकी सर्जरी हो रही है, HIV या हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव है और आपकी स्किन पे कट लगा हुआ है और आप आराम से सर्जरी करवाए जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी देर तक एक्सपोज होते रहे हो, तो एक्सटेंट पे भी डिपेंड करता है। ये वाला जो होगा प्रोसेस, ये मॉडरेट में आता है। ठीक है, अच्छा, सवेयर केसेस क्या होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम के साथ आप एक्सपोज हुए हो, पेशेंट को आपको पता था कि वो पॉजिटिव है और आप उसका कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे थे, जैसे एसाइटिक टैप का पता है आप लोगों को क्या होता है। एसाइटिक टैप के अंदर हम बड़ी नीडल यूज करते हैं, हम नॉर्मली 5 cc वाली सिरिंज यूज कर रहे होते हैं इंजेक्शंस लगाने के, और वो 20 cc होती है, तो इसका मतलब नीडल के अंदर काफी ज्यादा ब्लड होता है। अगर वो आपको लगा है ना, तो उससे चांसेस सिवियरली आपके पास रिस्क होता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसी नीडल्स यूज कर रहे हैं जिसमें ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज है, बड़ी नीडल यूज हुई है, उससे चांसेस सिवियर होते हैं। अच्छा, जो सोर्स है जिसका आपको प्रिक हुआ है वो HIV नेगेटिव है, तो आप HIV की तो नहीं लोगे प्रोफाइलेक्सिस, लेकिन हेपेटाइटिस B और C की लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा उसका स्टेटस और अकॉर्डिंगली आपको हेपेटाइटिस C और B की वैक्सीनेशन करनी होगी। C की वैक्सीनेशन नहीं, C की ट्रीटमेंट। लो रिस्क है
उसको HIV पॉजिटिव पेशेंट है लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं है, ऐसा पेशेंट जो HIV पॉजिटिव है लेकिन उसको सिम्टम कोई नहीं है, जैसे आप मैं हैं बैठे हैं इसी तरह, ठीक है, उसका CD4 भी हाई है, उसके अंदर वायरल लोड भी कम है, ठीक है, तो वो लो रिस्क है। उसके बाद हाई रिस्क में क्या आता है, एक HIV पॉजिटिव पेशेंट है, फुल ब्लोन उसको एड्स हुआ है, उसके सिम्टम्स हैं सारे, उसका CD4 काउंट भी बहुत कम हो गया है और वायरल लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अननोन है जिसमें आपको पता ही नहीं है पेशेंट को क्या है, ना उसकी स्क्रीनिंग हुई है ना कुछ। करना क्या होगा, फौरी तौर पे रिपोर्ट करना है आपने कि आपको एक्सपोजर हो गया है, ठीक है, अपनी वर्क प्लेस पे बताएं या फिर आप फार्मेसी पे जाएं या आपको पता है कि किस जगह पे HIV का सेंटर है, आप फौरन वहां पे जाएं, उनको बताएं कि हमें एक्सपोज हो गया। विद इन 2 आवर्स आप आ जाएं तो बेस्ट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 72 आवर्स होता है। 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप मेडिसिन ले ले तो आपका 0 चांसेस होते हैं कि आपको HIV इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए जरूरी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग सेंटर को रिपोर्ट करें और अपना प्रोफाइलेक्सिस ले लें। The sooner you start exposure prophylaxis post exposure the better। उसके बाद every hour counts, यानी जितनी जल्दी आप आएंगे उसमें आपका अपना फायदा है और किसी का नहीं। अनवैक्सीनेटेड है, ये हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं। एक पेशेंट, आप लोग जिस तरह से मोस्टली की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, अगर तो आप लोग अनवैक्सीनेटेड हैं तो आपने फौरी तौर पे हेपेटाइटिस बी के लिए विद इन 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर अंदर आपने हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगवाने होते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, फौरी तौर पे आपने इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने हैं, उसके बाद आपने वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करना है जैसे वो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम वाले आपको कार्ड बना के दें, ठीक है। ये एक्सपोजर की बात हो रही है। एक वैक्सीनेटेड, अब एक्सपोज्ड पेशेंट जो है वो खुद वैक्सीनेटेड है, ठीक है, यानी कि मुझे अगर लगा है तो मैंने वैक्सीनेशन कराई हुई है, मुझे क्या करना है अगर मुझे प्रिक हो गया तो, वैक्सीनेटेड है, उसका एंटी HBs लेवल यानी उसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो ऑलरेडी ज्यादा है 10 मिलीलीटर से, तो आपने क्या करना है, रीअश्योर करना है उस बंदे को कि कुछ नहीं होता, ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, कोई चांस नहीं है फैलने के, कोई एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपकी बात का कि एक्सपोजर हो भी जाए, एक अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है तो आपको लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी मिलती है, चाहे आपको एक्सपोजर हो भी जाए, ठीक है। फिर एक वैक्सीनेटेड है लेकिन उसको अपना लेवल नहीं पता, या उसका हेपेटाइटिस बी की जो एंटीबॉडीज है उसके अंदर कम है, वैक्सीनेशन हुई भी है लेकिन उसके एंटीबॉडीज का लेवल कम है, उसको एक्सपोज होगा तो हमने क्या करना है, उसको हमने हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन्स फिर भी देनी है, ठीक है, और फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी देनी होती है अकॉर्डिंग टू द प्लान, या फिर उसको स्केड्यूल ही, मतलब उसका जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वही दोबारा से स्टार्ट करवा दें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही उसको, ठीक है। अब एक पेशेंट है, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा सब्र कर लें। अच्छा, अब एक पेशेंट है वो वैक्सीनेटेड है लेकिन हमने उसके टेस्ट नहीं कराए हुए, हमें नहीं पता उसका लेवल क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, तो बेहतर है कि आप पहले उसकी एंटीबॉडीज करा लें, फिर उसके अकॉर्डिंगली पहले दोनों में से जो भी फॉलो करना है कर लें कि उसको एक्सपोजर की जरूरत है भी वैक्सीनेशन की या नहीं। और फिर लास्ट में है कि बस यही पता है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, तो पहले तो काउंसिल करना है उसको और उसके बाद उसको रेफर कर देना है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ कि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अच्छा, काउंसलिंग क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है, आप लोग बच सकते हैं इससे, जितनी जल्दी आप लोग आएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है, और आप लोग बहुत ज्यादा एट रिस्क हैं ये नीडल स्टिक इंजरीज के, तो जहां जहां आप जाके काम करेंगे आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि अगर आपको प्रिक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV सबसे प्रोटेक्शन के सोर्सेज मौजूद हैं। मसला ये है कि हम लोग रिपोर्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बहुत सारे स्टाफ भी दिन में पता नहीं कितनी दफा प्रिक करवा लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते, जाके बस हाथ धोया, सेपरेट से साफ किया और बस, ऐसे ही है ना। ऐसे नहीं करना, इससे आप लोगों को अपना नुकसान है, फौरी तौर पे कुछ नहीं होता, वो 8 से 10 साल के लिए फिर जो क्रॉनिक डिजीज आपकी फुल ब्लोन होकर निकलती है वो फिर ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह HIV के लिए स्पेसिफिक है तो वो यही कि आपने लोगों को, जैसे मैंने आपको काउंसिल किया है कि ये किस किस तरीके से फैलता है और किस किस तरीके से नहीं फैलता, ये आपने बताना है, ये आपने अवेयरनेस देनी है। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी ना तब तक वो हमारे पास आएंगे ही नहीं टेस्ट कराने, ना वो टेस्ट कराने आएंगे, ना हम उनको स्क्रीन कर सकेंगे, फिर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे हमारी पूरी सोसाइटी को। तो आप लोग यहाँ पे हमारी की पॉपुलेशन बैठे हैं जिन्होंने आगे जाके फील्ड में उतरना है, एक्सपोज होना है पेशेंट से, फिर उनको काउंसिल करना है ताकि वो जाएं अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और हम इस बीमारी को फैलने से बचा सकें। और सिर्फ HIV नहीं, हेपेटाइटिस B भी और हेपेटाइटिस C भी।
HIV का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विद इन 2 आवर्स आएंगे तो बेस्ट है, लेकिन 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप लोग आ जाएं तो इट्स ओके। लेकिन 72 आवर्स के बाद आए तो हम दे तो देते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन फैल गई हो, फिर बात जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ चली जाती है, फिर वो प्रोफाइलेक्सिस नहीं रहता। और हेपेटाइटिस बी के अभी जैसे आपको बताया कि वो पूरा स्केड्यूल बताया कि कब इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं कब नहीं देने। और हेपेटाइटिस सी के लिए कोई स्पेसिफिक पेप नहीं है, क्योंकि कोई वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है हेपेटाइटिस सी की। ये सिंपल वही है कि कोई भी पेशेंट जिसका अगर आपको एक्सपोज हुआ, आपको नहीं पता, तो बेहतर है आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपनी बेसलाइन करवा लें, अपने HIV का टेस्ट करा लें, हेपेटाइटिस बी सी का करा लें, ब्लड काउंट कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, ताकि आपको खुद अपनी बॉडी का स्टेटस बताओ। ठीक है, आप में से कितने लोगों को पता है कि वह हेपेटाइटिस बी सी नेगेटिव है? किसी एक का भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। आप दोनों नेगेटिव हैं, 3। यहीं पे पॉपुलेशन देख लें कि हम लोग खुद ही नहीं अपनी स्क्रीनिंग करते, हमें ही नहीं स्टेटस पता, तो हम अपने पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे? ठीक है, अगर आपको एक्सपोज हो गए हो आप और आपको पता था कि पेशेंट पॉजिटिव है और आपने दवाई भी शुरू कर दी है, तो उसका ये प्रोटोकॉल होता है कि आपको मेडिसिन हम लोग देंगे 1 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 हफ्ते में आपका CBC रिपीट होगी, 6ठे हफ्ते में आपकी दोबारा से HIV का टेस्ट होगा, और उसका RNA अगर पॉसिबल, जैसे कि हम सैंपल कलेक्ट करके लाहौर भेज देते हैं, तो उसका RNA भी हम लोग टेस्ट करवा लेंगे। 12वें वीक पे या फिर 3rd महीने में आपकी दोबारा से HIV, HCV और लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे, चेक करने के लिए कि आया कोई असर हो तो नहीं रहा, छुपी हुई कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और 6 मंथ्स पे दोबारा से आपके HIV, HCV और लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। ये उस सूरत में हो रहे हैं, ये बार टेस्टिंग जिनको एक्सपोजर हो गया हो HIV पॉजिटिव या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव को। आपको लगता है ये क्राइटेरिया हम में से कोई फॉलो करता होगा? हम लोग पहले इनिशियल टेस्ट ही नहीं करवाते, तो हम लोग बाद में जाके क्या करेंगे? जी, ART सेंटर है, एंटी रेट्रोवायलेट ट्रीटमेंट सेंटर, जो हमारा सेंटर है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए भी अरेंज किया। होपफुली आप लोगों के पास ID कार्ड्स होंगे। आप लोगों को ID कार्ड नंबर याद ही होता है मोस्टली लोगों को। अगर नहीं है तो आप लोग घर से मंगवा लें। फोन है आप लोगों के पास? नंबर मंगवा लें। ठीक है, नंबर मंगवा लें। हम लोग आज आप लोगों की स्क्रीनिंग भी करना चाह रहे हैं एक्चुअली, हेपेटाइटिस बी, सी और सिफिलिस की। अच्छा, एक फाइनल चीज के अभी तक हमने ये कहा है कि एक्सपोजर तो हो गया है, अब हमने उसके बाद क्या करना है? हमने पहले एक्सपोजर ही क्यों करवाना है? हम ये क्यों नहीं करते कि हम पहले ही खुद को प्रोटेक्ट कर लें, हमें प्रिक ही ना हो? ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होती हैं, ग्लव्स इस्तेमाल करें। और अगर आपको पता है ना कि एक पेशेंट पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी या सी, से बेहतर है कि आप डबल ग्लव्स पहन लें। ठीक है, डबल लेटेक्स ग्लव्स पहने, गॉगल्स लें। लैब कोट जो है वो कहते यही है कि लड़कियों को बहुत शौक होता है ओवरऑल पहन के फिरने का कि हम डॉक्टर हैं, बट ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, आपके ऊपर बॉडी फ्लूइड जो है ऊपर गिरेगा तो वो आपके कपड़े या आपकी बॉडी नहीं एक्सपोज होगी, पहले लैब कोट पे जो है वो गिरना होगा, गिर जाएगा। ठीक है, हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं, स्क्रब करने का प्रॉपर तरीका होता है, स्क्रब करें। ठीक, और ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं प्रॉपर गाउन जो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो आप उस चीज को मोस्टली पता है क्या होता है, आप लोगों को गाउन पहनाया होता है और उसके बाद कहते हैं कहीं टच नहीं करना, पेशेंट की स्किन के अलावा कहीं टच नहीं करना। क्या करते हैं? ऐसे हाथ रख के टेबल पे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? आपके ग्लव्स तो वैसे ही एक्सपोज हो गए ना, आपको कहा था कहीं टच नहीं करना। तो बेसिकली ये भी नेग्लिजेंस ना ह्यूमन की अपनी होती है और हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं सिस्टम को। तो बेहतर है आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें। जो नीडल्स हैं उसको मोस्टली ना जब बंद कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता, बातें करते करते बंद करना शुरू कर दिया, वो ऐसे लग जाती है हाथ को। मोस्टली ऐसे ही प्रिक होते हैं। ठीक है, तो 1 हैंड मेथड यूज करना होता है, ये कैप मेथड होता है। आपको नीचे उन्होंने स्क्रब के लिए वो दी हुई होती है ना एक शीट, उसके ऊपर ही होता है कैप को, तो आपने इस तरीके से उसको उठाना है। स्कूप मेथड होता है, और फिर जब डाल दिया फिर आप हाथ से बंद करते हैं। बट ये नहीं कि आप किसी से बातें करते करते एकदम कैप चढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से प्रिक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हैंडल करना होता है उसके ब्लड को या सैंपल को, तो CBC वॉइस जो है इसमें इस तरह से आप जब नीडल को उसके अंदर डालते हैं और वो खुद ही पंप मेथड होता है, उससे चला जाता है। लोग बार बार जल्दी के चक्कर में ना उसको प्रिक कर रहे होते हैं, जल्दी ऐसे कर रहे होते हैं, वो सिरिंज निकल के हाथ पे लग जाती है। ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे करते देखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए थी। उम्मीद है कुछ अच्छी चीजें दी होगी।
अच्छा, कुछ गेन किया आप लोगों ने या बस वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं? वेलकम। मकसद यही था मेरा इंटरेक्टिव रहने का कि आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं, ये नहीं कि मैं यहाँ के बोल के चली जाती हूँ और पीछे सारे सोए हुए होते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है लेक्चर्स में, स्टूडेंट सो रहे होते हैं। तो कोशिश ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ से सीख के जाएं उतना बेहतर है, उतना ही आप अच्छा जाके कम्युनिटी को स्टडी करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं। थैंक यू।